मुझे लगता है कि मरीजों के लिए जो कानून बनाया गया है, जिसे पेशेंट राइट्स चार्टर कहते हैं, उसमें वैसे तो 17 प्रावधान हैं, मगर जो आम आदमी के लिए ज़रूरी हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानें, ताकि अस्पताल आपको बरला नहीं सके, आपको धमका नहीं सके। मसलन चार्टर कहता है कि मरीज को वैकल्पिक उपचार चुनने का अधिकार है। मान लीजिए कि किसी आदमी कोई मर्ज है, अस्पताल में वो एडमिट होता है, तो अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वह पेशेंट को बताए कि अस्पताल में उस रोग के इलाज के लिए कितने विकल्प हैं। सिर्फ दवा 3 महीने चलेगी तो ठीक हो सकता है, या फिर तुरंत ऑपरेशन करना ज़रूरी है, या लेज़र से ट्रीटमेंट 3-4 सिटिंग में करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको बताना है, इसमें यह भी लिखा है कि अगर मरीज को ऐसा महसूस होता है कि वह इलाज पूरा कराए बिना ही अस्पताल से जाना चाहता है, तो यह पेशेंट और उसके अटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि अपनी जिम्मेदारी पर वो जाए। मगर ऐसे में भी अस्पताल को यह तय करना होगा कि मरीज के बाकी अधिकार सुरक्षित रहें। अब सच क्या है, वैसे लोगों से आप सुनिए जो भुगतते हैं। पहले किडनी स्टोन हो गया था, जिसको दिखाने में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और वहां जाकर देखा कि भाई मैं वहां पे उस टाइम दर्द के अंदर ऐसे तड़प रहा हूँ, किडनी स्टोन के दर्द में, और ये डॉक्टर वहां पर भी पैसे ऐंठने की कोई जरिया नहीं छोड़ रहे। पहले बोले पर्ची कटाओ, इनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि मरीज किस स्थिति में है, क्या हालत में है, उसका आगे का जीवन सुरक्षित है भी कि नहीं है। इनको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि पहले इनकी पर्ची कटनी चाहिए, उसके बाद में दिखाएंगे। दिखाने के बाद में इनका ऐसा रहता है कि खुद ही के इनके मेडिकल स्टोर अपने खुद के बना के रखते हैं, दवाई वहीं से लो। जो बाहर की एमआरपी जो रहती है, या तो वो उसको काट देते हैं, या फिर उस एमआरपी से ज्यादा की एमआरपी पे अंदर अपनी दवाइयां देते हैं। उन दवाइयों को लेने के बाद में भी वो हमारी नहीं हो जाती। जितनी इनके यूज आई ये रखे, हमारे पे यूज ले लिया और बाकी वापिस अपने पास रख लेते हैं। तो ये जो इनकी नीतियां रहती है, जो इनका प्रोसेसिंग रहता है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो हमारा मिनिमम जो खर्चा होता, उसको जितना मैक्स टू मैक्स कर सकते थे उतना ज्यादा से ज्यादा ये लेते हैं। इतना ही नहीं, जब मेरा थोड़ा दर्द ठीक हुआ, मैंने वहां पे देखा कि जो लोग, किसी के घर परिवार में कोई एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया, तो उन लोगों की डेड बॉडीज तक ये लोग नहीं देते। उसके अंदर भी ये बोलते पहले हमारा पेमेंट क्लियर करो, उसके बाद हम आपको डेड बॉडी देंगे आपकी। जो इनकी ये प्रोसेस रहती है, जो कि पहले पैसे दो और फिर बाद में हम कुछ करेंगे, ये बहुत गलत है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्योंकि पेशेंट राइट्स चार्टर में एक आर्टिकल है, सुधार या हर्जाने का। मरीज को यह अधिकार है कि वह अस्पताल की हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में अस्पताल को बताए, और अस्पताल का यह फर्ज बनता है कि वह मरीज को आसानी और सरल तरीके से हर बात समझाकर उसकी राय ले, उसकी प्रतिक्रिया ले। अगर रोगी अस्पताल की सुविधा या इलाज से संतुष्ट नहीं है, या उसकी देखरेख करने वालों को लगता है कि उनकी शिकायत के निपटारे सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, या फिर उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो अस्पताल से सुधार या हर्जाने का उनका अधिकार बनता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी शिकायत क्या है, या फिर आपको नुकसान हुआ है? लिहाजा चार्टर में साफ कहा गया है कि सभी शिकायतें व्यवस्थित तरीके से दर्ज होनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, आपकी शिकायतें अस्पताल के भीतर सही तरीके से दर्ज होनी चाहिए, और हर शिकायत का एक पंजीकरण नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। शिकायतों को ठीक से ट्रैक किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन शिकायतों का निपटारा हुआ या नहीं। सभी रोगियों को शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निवारण, सुधार या हर्जाने का लिखित विवरण दिया जाना चाहिए। निवारण करने की व्यवस्था निष्पक्ष और तुरंत निपटारे के लिए काम करने वाली होनी चाहिए। मगर होता है क्या? एक महिला है, उनके पति के पास ECHS कार्ड है, यानी कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। जो रिटायर्ड सर्विसमैन होते हैं उनके इलाज के लिए कार्ड होता है, मुफ्त में इलाज होता है। वह कार्ड उनके पास था, उन्होंने अपने पति को बीमार होने पर एडमिट कराया, लेकिन हुआ क्या उनके साथ, आप सुनिए। ये दवाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग वाले पेशेंट को, जिसकी गैंसिक्लोविर जो इंजेक्शन होता है, जिसका साइड इफेक्ट नोन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वो मेरे हस्बैंड का शुरू कर दिया 6 तारीख से, जिसके के बाद एकदम से जो ब्लड रिक्वायरमेंट थी, जो कि 2 यूनिट थी, वो एकदम से 4 से 6 यूनिट पे चली गई। और बहुत ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से थ्रू स्टूल्स, थ्रू लैट्रिन, और इसको मलेरिया भी वो लोग बार बार कह रहे थे, बहुत ज्यादा ब्लड बहने की वजह से उनमें और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई।
क्योंकि हमने पेशेंट को सिर्फ बुखार में एडमिट करवाया था, तो मेरे पास इंश्योरेंस भी था। इस वजह से हमने अपने इंश्योरेंस कार्ड पे ही पेशेंट को एडमिट करवाया था। तो 22 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का उनका बिल तकरीबन 9 लाख का बन गया था, जिसमें कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में पैदा हो गई। और रेस्पिरेटरी वाले का भी कोई एक्टिव रोल नहीं था एज पर द आईपीडी रिकॉर्ड। 9 दिसंबर 2013 को मैंने ईएसआई ओखला से रेफरल अपने पेशेंट का कराया, क्योंकि मैं टीचर थी, तो हरियाणा में ईएसआई टीचर की सुविधा टीचर्स को भी उपलब्ध है। 10 तारीख को डॉक्टर ने हमें बोला कि नोवा-7 इंजेक्शन लाना पड़ेगा, 2.3 लाख के करीब, मतलब 2,60,700 रुपए का था। ये आपको अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा ईएसआई हॉस्पिटल से। यही इंजेक्शन है जो ब्लीडिंग को रोक सकता है और पेशेंट की जान बचा सकता है। शाम को मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था कि अप्रूवल आ गया, और मैंने लेटर उनकी काउंसलर ज्योति को दे दिया था। तो डॉक्टर साहब से जब मैं मिली शाम को, तो उन्होंने बोला कि इंजेक्शन कल लगाएंगे। अगले दिन सुबह जब मैं आईसीयू में अपने भाई के साथ गई, तो नर्स ने कहा कि मैंने नर्स से पूछा कि क्या रहा इंजेक्शन लगाया, पेशेंट की मेलेना में कितना फर्क है, क्या रिजल्ट रहा इंजेक्शन का। तो नर्स ने कहा कि अभी इंजेक्शन लगाया नहीं है, डॉक्टर साहब आएंगे तभी इंजेक्शन लगेगा। और आईसीयू से निकलते निकलते बाहर में डॉक्टर मिल गए, जिन्होंने कहा कि इंजेक्शन हमने रात को ही लगा दिया। देख रहे हैं ना, जो दवा आप जाते हैं देने के लिए कि ये लगा दीजिएगा, आपको पता ही नहीं है कि वो लगा या नहीं। डॉक्टर कहता है कि रात में लगा दिया, नर्स कहती है कि लगा नहीं है। ये स्थिति होती है आम आदमी की। जिस आदमी के पास ये सीएचएस कार्ड है, उससे ना सिर्फ पैसे उगाए हैं, बल्कि उसको वह जानकारी भी नहीं दी जिसे हासिल करना उसका बुनियादी अधिकार है। संसद में एक सांसद ने अगर कानून होने के बावजूद निजी अस्पतालों के हाथों लोगों के लुटने, पिसने, लाचार, बदहाल रहने का मामला कई केस का जिक्र करते हुए उठाया, तो यह मानिए कि अस्पतालों और लोकल प्रशासन की साठगांठ इतनी मजबूत है कि एक आदमी लड़ने जाता है तो वह खुद को अकेला और गुनाहगार महसूस करने लगता है। इसलिए कार्तिक शर्मा सांसद ने यह सवाल उठाया कि कानून काफी नहीं है, आम आदमी शिकंजे में है अस्पतालों के। आदमी जो एनआरआई है, आप उसका दर्द सुनिएगा, मैं अब सुनाने जा रहा हूं। उसका बेटा गुड़गांव में एक्सीडेंट होता है, चोटिल होता है, घायल होता है, चोट सीने में आती है, पसलियां टूट जाती हैं, उसके चलते उसके लंग का ब्लॉकेज हो जाता है। मगर जो डॉक्टर थे वो सिर में चोट का इलाज कर रहे थे, बच्चा मर गया। वह पिता अपने बेटे की मौत के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए आज तक लड़ रहा है।